नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि अनिका को उसके कमरे में बैठे हुए उस गरुड़ से पता चल जाता है कि रोहित स्वाति मल्होत्रा की गुफा से कहीं चला गया है और जबकि वो किंग के पास था तो किंग ने उसे एक इंजेक्शन को इंजेक्ट किया था जिससे उसकी पूरी याददाश्त चली गई है। उस पंछी की ये बात समझकर अब अनिका पूरी तरह से हैरान हो जाती है। वो यहीं अपनी खट्टी और मीठी यादों में कहीं खो जाती है। जब वो तैयार होता था तो वो मिरर के पीछे से कैसे उसे एकदम से हक कर लेता था। अनिका अब सोने के लिए अपने बेड पर चली जाती है, लेकिन आज उसे पता नहीं एक बेचैनी हो रही थी, शायद रोहित की ऐसी खबर सुनने के बाद, इसलिए उसे बार बार करवट बदलते हुए भी नींद नहीं आ रही थी। तभी उसे अपने कानों में दरवाजा नॉक होने की आवाज आई। जब वो बाहर जाकर देखती है तो वो देखती है कि वहां पर इतनी रात को चिराग और अब्दुल दोनों ही आए हुए थे। चिराग और अब्दुल को इस तरह से उसके कमरे के बाहर देखकर अब अनिका पूछती है कि तुम दोनों इस वक्त यहाँ पर क्या कोई काम है क्या? तब वो दोनों ही अब अनिका से कहते हैं, अनिका मैडम, हमें आपसे अकेले में कुछ बात करनी है, लेकिन यहाँ पर नहीं। इसलिए उनकी यह बात सुनकर अनिका कहती है कि ठीक है, तुम बेसमेंट के उस कमरे की तरफ चलो, मैं बस थोड़ी ही देर में वहां पर आती हूँ। लेकिन हाँ, ध्यान रहे कि दोनों अलग अलग ही आना। अनिका की ये बात सुनकर चिराग और अब्दुल दोनों ही हाँ में अपना सिर हिला देते हैं और वो दोनों ही अब वहां से चले जाते हैं। यहाँ अनिका कुछ देर के बाद बाथरूम से होकर नीचे बेसमेंट में बने उस रूम में आ जाती है। कुछ देर के बाद चिराग और फिर उसके पीछे पीछे अब्दुल भी वहां पर आ जाता है और वहां आने के बाद अब अब्दुल दरवाजे को बंद कर देता है जिससे कि कोई भी उनकी बात को वहां पर ना सुन पाए। अब्दुल को ऐसा करते हुए देखकर अब अनिका कहती है कि क्या हुआ है ऐसा जो तुम दोनों ऐसे कर रहे हो? ऐसा इतना कॉन्फिडेंशियल ऐसा क्या है जो तुम नहीं चाहते कि यहाँ पर किसी को भी पता न चले? अनिका के इस सवाल पर अब पहले चिराग और फिर अब्दुल अब एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर अब वो दोनों ही एक साथ अनिका की तरफ देखते हैं और अब कहते हैं, मैडम, हमें आपको कुछ बताना है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सुनते ही अनिका ने अब दोनों से ही कहा, तो हाँ बताओ ना कि और कितना सस्पेंस बना कर रखोगे। देखो, मेरा आज पहले से ही मेरा दिमाग कुछ ठीक नहीं है, इसलिए इससे पहले मैं कुछ ऐसी वैसी बात हो तुम मुझे पहले ही बता दो जो इम्पोर्टेंट है, मुझे अभी के अभी बताओ। निका की इन बातों को सुनकर अब चिराग ने कहा कि मैडम, अब से कोई भी इस पहले से फेस मास्क लगाए बिना नहीं जाएगा। इनफैक्ट अब से आप भी अगर इस पहले से बाहर जाती हैं तो आपको भी अपना आर्य मूर्ति वाला मास्क लगाकर ही महल से यहाँ पहले से बाहर जाना होगा, क्योंकि इस वक्त दिल्ली में रोहित सर अपनी पूरी फैमिली के साथ मारवा हाउस पहुंच गए हैं। चिराग के मुंह से ये सब बातें सुनकर अनिका एक पल के लिए हैरान होती है। वो समझने की कोशिश करती है कि आखिर ये सब बोल क्या रहे हैं और चल क्या रहा है। अब वो अपने सवालिया नजरों से चिराग को देखती है। अब चिराग अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है, आप तीनों बच्चों को समझा दीजिएगा कि वो भी अब टेरेस पर भी बिल्कुल भी ना जाए, क्योंकि अगर वो टेरेस पर जाएंगे तो शायद वो किसी की नजर में आ जाएंगे। और हाँ, बच्चों को ये भी बोलना कि वो गार्डन में भी नहीं जा सकते हैं, उन्हें बस इस पैलेस के अंदर ही रहना है। और अगर कभी वो भी बाहर जा रहे हैं तो उन्हें भी अपने फेस को पूरी तरह से कवर करके या कोई मास्क लगाकर ही जाना होगा। और हाँ मैडम, अब रोहित सर की याददाश्त भी चली गई है, इसलिए हमने उन्हें इंडिया भेज दिया है, क्योंकि अगर उनकी याददाश्त चली गई है तो अब उनका यहाँ पर कोई भी काम नहीं है। ये सारी ही बातें सुनने के बाद अब अनिका एक गहरी सोच में चली जाती है कि आखिर ये दोनों क्या कह रहे हैं। क्या सच में इन्हें रोहित के बारे में पता है कि रोहित कहाँ है? क्योंकि ये सब कुछ इनका तो प्लान नहीं हो सकता। अब अनिका कुछ देर तक अपने दिमाग पर जोर देने के बाद अब वो सीधे ही एक बात कह देती है। वो सीधे ही कहती है कि ये सारा का सारा प्लान तुम्हारे बॉस ने ही किसी को फंसाने के लिए बनाया है ना। अनिका ने अब सीधे ही उनकी बात को पकड़ लिया था। उन दोनों को भी जब अनिका के मुंह से उन्होंने ये सुना, उन दोनों को एकदम से हैरान हुई, लेकिन वो अनिका की काबिलियत और उसकी सोच कहाँ तक दौड़ सकती थी, इस बात से वो अच्छी तरह से अनजान थे।
इसलिए वो अनिका की तरफ देखते हैं। अब अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है कि हमें ऐसे अंडरग्राउंड करवा कर अब वो क्या साबित करना चाहते हैं और वो ये सब किसके लिए कर रहे हैं और वो है कहाँ, मुझे अभी के अभी बताओ कि तुम्हारे बॉस कहाँ पर है, क्योंकि अभी मेरा उनसे मिलना बहुत ही जरूरी है। अनिका की ये बात सुनकर अब चिराग कहता है, मैडम मैं ये अभी कुछ नहीं कह सकता हूँ, सॉरी उसके लिए, क्योंकि मैं भी आपको सर के बारे में कुछ भी नहीं बता सकता हूँ। आप प्लीज इस वक्त अपने मिशन पर फोकस कीजिए, क्योंकि बॉस ने यही बोला है कि अभी आपका इस मिशन पर फोकस करना बहुत ही जरूरी है। ये सुनते ही अब अनिका ने कहा कि वो तो मैं अच्छी तरह से कर ही लूंगी, लेकिन पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हारे बॉस कहाँ पर है, क्योंकि मेरा उनकी लोकेशन के बारे में पता चलना बहुत ही जरूरी है। अनिका के इस सवाल पर अब चिराग कहता है, मैडम मैंने बोला है ना, हम सॉरी अभी आपको कुछ भी नहीं बता सकते हैं, क्योंकि बॉस ने अभी कुछ भी कहने से मना किया है, क्योंकि उन्होंने बोला है कि अभी आपके लिए ये मिशन ही सबसे जरूरी है और अगर इस मिशन में कुछ भी होता है तो फिर तो बॉस हैं ही, इसलिए आप बस अभी इस मिशन पर ही ध्यान दीजिए, उसके बाद आपको सब कुछ पता चल ही जाएगा। आप प्लीज अपने कॉलेज वाले मिशन पर ही फोकस करो, क्योंकि बॉस भी अभी यही चाहते हैं और अभी हमारे पास इतना वक्त भी बिल्कुल भी नहीं है। चिराग की ये बात सुनकर अब अनिका कहती है, तुम मुझे नहीं बताओगे कि आखिर तुम्हारे सर कहाँ पर है। अनिका भी ये बात कहते हुए अपनी बात थोड़े गुस्से से उस पर थोड़ा सा जोर देते हुए कहती है। अनिका के इस सवाल पर अब दोनों ही एकदम से ही खामोश हो जाते हैं और अब वो अपनी नजरों को नीचे झुका लेते हैं, जिसका सीधा सीधा संकेत ये था कि वो अभी रोहित के बारे में उसे कुछ भी नहीं बता सकते थे। अब अनिका भी उनके ऐसे फेस को देखकर अच्छी तरह से समझ गई थी कि ये रोहित के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं जा सकते हैं। शायद रोहित ने ही इन्हें ऐसा करने से इतना मना किया होगा, इसलिए ही ये ऐसे नहीं बोल रहे हैं। और अब उन दोनों को खामोश देखकर अब अनिका कहती है, ठीक है फिर अब तुम दोनों यहाँ से जाओ। अनिका की ये बात सुनकर अब वो दोनों भी अनिका को गुड नाइट बोलकर अब उस रूम के दरवाजे को खोलकर वहां से बाहर निकल जाते हैं। और यहाँ अनिका तो अभी भी कुछ पल वहीं खड़ी खड़ी यही सोच रही थी कि आखिर ये मिस्टर मारवा छुप क्यों रहे हैं, आखिर ऐसा क्या हुआ है जो उन्हें अब सबसे छुपना पड़ रहा है। और वो खुद तो छुप ही रहे हैं, साथ के साथ वो बच्चों को भी छुपाने के लिए उन्होंने कह दिया है। आखिर क्या चल रहा है मिस्टर मारवा के दिमाग में, ये मिस्टर मारवा करना क्या चाहते हैं और ये मुझे भी क्यों नहीं बता रहे हैं अपने प्लान के बारे में। ऐसी क्या बात हो सकती है जो मिस्टर मारवा इस समय मुझसे भी छुपा रहे हैं। चलो एक बात तो है कि चिराग और अब्दुल से बात करने के बाद समझ में आया है कि मिस्टर मारवा ठीक हैं और अब वो कहाँ हैं। हमेशा की तरह ये दोनों ही जानते हैं कि उनकी लोकेशन कहाँ पर है, इसलिए मुझे अब उनके बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरा कब से ये सोच कर पता नहीं मेरे मन में क्या क्या ख्याल आ रहे थे कि मिस्टर मारवा अब मुझे भी नहीं पहचानेंगे। थैंक गॉड अब वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं। कभी कभी तो लेकिन मुझे समझ में ही नहीं आता है कि मैं ये रोहित की बीवी हूँ या फिर ये दोनों उसकी बीवी हैं, क्योंकि मुझसे ज्यादा तो ये दोनों ही उनके बारे में सब कुछ जानते हैं। अनिका भी इन्हीं ख्यालों से ही बाहर आते हुए अब अनिका भी जल्दी से उस रूम से बाहर निकलकर अपने कमरे की तरफ जाने लगती है। कुछ देर के बाद जब वो अपने रूम में आ जाती है तो वो सामने अपने रूम की बालकनी की रेलिंग पर बैठे हुए गरुड़ को फिर से देखती है। कुछ देर तक उसे आई कांटेक्ट करने के बाद अब गरुड़ अनिका को बताता है कि अभी तक भी रोहित मारवा की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली है, क्योंकि अनिका ने उस गरुड़ को बाकी पंछियों से भी कहने के लिए बोल दिया था कि उन्हें अपने सारे ही पंछियों को बोल देना चाहिए कि मिस्टर मारवा जहां भी मिले वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे। इसलिए गरुड़ ने अपना काम कर दिया था, लेकिन अभी तक उसके हाथ कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं लगी थी। गरुड़ की ये बात सुनकर अब अनिका कहती है, ओके ठीक है, तुम माँ के पास जाओ और उनसे पूछो कि क्या वो जानती है मिस्टर मारवा कहाँ पर है। अनिका की ये बात सुनकर अब वो गरुड़ भी अपनी उड़ान भरने लगता है। यहाँ अनिका खुद को ही संभालते हुए अपने रूम से निकलकर अब नीचे ही बेसमेंट में आ जाती है, क्योंकि अनिका का दिमाग अभी काफी उथल पुथल हो रहा था कि आखिर मिस्टर मारवा उससे ऐसा क्यों छुपा रहे हैं। और कुछ देर के बाद अब वो अपना आराम ना करके वो फिर से दोबारा से सीधा लैब में चली जाती है और फिर अब वो उस केमिकल को बनाने में लग जाती है, क्योंकि अनिका भी इस बात को अच्छी तरह से जानती थी कि अब उसके पास समय बहुत ही कम है।
वहीं दूसरी तरफ पहले पेरिस कॉलेज मैनेजमेंट के अपार्टमेंट में अपने रूम में बैठे हुए अक्षय वर्मा अपने दिमाग में अभी यही सोचता है कि चलो हमारा पहला इल्यूजन तो तैयार हो गया है, जिसे देखने के बाद तो भी हमारे आदमियों पर गोली नहीं, कोई भी हमारे आदमियों पर गोली नहीं चला पाएगा, क्योंकि ये इल्यूजन इतना काम करेगा कि किसी को भी गोली चलाते हुए कुछ भी समझ नहीं आएगा। हमारे पहले इल्यूजन में हम भूमिका मारवा को फंसाएंगे और दूसरे में उसके बाद हम इंस्पेक्टर अब्बास को, क्योंकि स्पेशल डिपार्टमेंट के ये दो आदमी हमारे लिए बहुत ही मेन है, इसलिए सबसे पहले हम इन्हीं को अपना शिकार बनाएंगे। उसके बाद तो बस पूरा खेल ही हमारा है, क्योंकि वहाँ के सबसे होनहार ऑफिसर इस इल्यूजन में पूरी तरह से फंस जाएंगे और फिर पूरी की पूरी टीम को हम वहाँ पर झुका देंगे। सुना है कि इन सभी को ही अवार्ड मिला था ना दिल्ली और खतरनाक आइलैंड के मिशन को पूरा करने के लिए, इसलिए अब वक्त आ गया है इनसे उस मिशन का बदला लेने का, क्योंकि इन्हीं लोगों की वजह से हम दिल्ली और कर्नाटक इन दोनों ही जगह के मिशन को हार गए थे। एक तरफ जहां ये मिशन अपने मिशन की जीत मना रहे थे, इन्हें अवार्ड से पुरस्कृत किया जा रहा था, वहीं हमें पता नहीं अपने बॉस से कितना कुछ सुनने को मिला था। इसलिए अब की बार हिसाब बराबर का होने वाला है। अपनी सोच में ही अक्षय वर्मा अब हंसने लगता है कि तभी उसके कंधे पर एक हाथ आता है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वो कोई और नहीं बल्कि रघुवीर शेखावत का हाथ था, क्योंकि अक्षय वर्मा को अकेले में इस तरह मुस्कुराता हुआ देखकर अब रघुवीर शेखावत भी सोचने लग जाते हैं कि इसको अब क्या हो गया है, इसलिए वो उसके कंधे पर हाथ रखते हैं। अब वो कह रहा था कि सुना है कि अनिका गुलेरिया ने भी स्पेशल डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया हुआ है, तुम्हें क्या लगता है अक्षय, क्या फाउंडेशन डे के दिन वो भी वहां पर होगी? रघुवीर शेखावत की ये बात सुनकर अब अक्षय वर्मा कहता है, यार ये तो पता नहीं है कि उसने ज्वाइन किया है या नहीं किया है, लेकिन हाँ मुझे इतना जरूर पता है कि अगर वो आ भी गई तो मुझे कोई डर नहीं है उससे। तुम्हें याद है ना कि कर्नाटक आइलैंड पर उसके साथ क्या हुआ था? अरे मुझे तो उसके ऊपर अफसोस भी हो रहा है। जब वो कर्नाटक आइलैंड पर गई थी तो किस तरह से मुंह के बल गिरी हुई थी, वो किस तरह से वहां पर बेहोश हो गई थी। अरे मुझे तो डर उन दोनों स्पेशल डिपार्टमेंट के ऑफिसर का ही है बस, जो हम दोनों से लड़ रहे थे। अगर इस बार भी वो दोनों यहाँ पर आ गए ना तो फिर हमारा क्या होगा, क्योंकि मुझे बस किसी के बारे में भी चिंता नहीं है, लेकिन है तो बस उन दो ऑफिसर्स की जो उस समय कर्नाटक आइलैंड पर उस छत पर लड़ रहे थे। यार उनकी फाइटिंग का तो सच में कोई मुकाबला ही नहीं। अक्षय वर्मा की ये बात सुनकर अब रघुवीर शेखावत कहता है कि मुझे नहीं लगता कि वो दोनों यहाँ पर आएंगे, और अगर वो दोनों आ भी गए तो वो केमिकल अटैक से तो उन्हें कोई भी नहीं बचा पाएगा, भले ही उनकी फाइटिंग स्किल्स कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन जो केमिकल हमने बनाया है उससे तो अच्छी अच्छों की हवा भी निकल जाती है, तो वो दोनों तो क्या ही हैं। क्योंकि अगर हम उनसे फाइटिंग में अगर हम उन्हें फाइटिंग में नहीं हरा सकते तो हमारा केमिकल तो उन्हें हरा ही देगा। हमारे केमिकल के आगे तो वो भी मूर्छित होकर गिर जाएंगे। सभी की मौत अब हमारे ही हाथों से पक्की है। और हाँ, तुम उस वायरस को बॉटनी डिपार्टमेंट के बेसमेंट में और उस पुरानी लाइब्रेरी के रूम में डाल दो, ताकि वो सभी और भी भयंकर हो जाएं, जिनका मुकाबला कोई भी नहीं कर पाए। वहीं दूसरी तरफ अब तक कुछ लोग शीला और दमयंती को राजीव के पैलेस में शिफ्ट कर रहे थे, क्योंकि डॉक्टरों की टीम वहां पर उस जंगल से जा चुकी थी। इसलिए उन दोनों ही बूढ़ों ने सोचा था कि अब इन्हें राजीव के पैलेस में वापस शिफ्ट कर देना चाहिए, क्योंकि वहीं पर अब राजीव सब कुछ संभाल देंगे। इसलिए इस प्लान के मुताबिक ही उन दोनों ही बूढ़ों ने शीला और दमयंती को राजीव के पैलेस में भेज दिया था। अब ये देखकर अब राजीव ने कहा, ये दोनों अब तक कहाँ थी और इनकी इतनी बुरी हालत है। राजीव की ये बात सुनकर फिर एक आदमी कहता है कि यही बात तो बॉस भी पूछना चाहते हैं कि आपके होते हुए इन दोनों की ये हालत कैसे हुई। अरे आप तो इन्हीं के साथ रहते हो ना, तो ये बात तो आपको पता होनी चाहिए। आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं? क्या आप इनके साथ नहीं थे क्या? देखिए बॉस, आपसे बहुत नाराज हैं। अब आप ही कुछ कीजिएगा और इन्हें होश में लाने की कोशिश भी कीजिएगा। मेरे ख्याल से अब हम सभी को यहाँ से जाना चाहिए। ये कहते हुए ही वो सब आदमी अब जल्दी से राजीव के पैलेस से बाहर निकलकर उन दोनों को वहाँ पर छोड़कर जाने लगते हैं। या राजीव गुलेरिया अपने सामने लेटी हुई कभी दमयंती की तरफ देखता है तो कभी शीला को।
उन दोनों को अब बारी बारी से देखते हुए वो अब अपने मन में ही यही सोचता है कि आखिर ब्लैक कैट को किसने कहा होगा इन दोनों का ये हाल करने के लिए, और वैसे भी ब्लैक कैट को ये दोनों मिली तो मिली कैसे, यही एक सबसे बड़ा सवाल है कि एक तो इनका ये हाल कराने वाला कौन है और दूसरा वो इन तक पहुंची कैसे। दोनों को देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो दोनों ही एकदम जिंदा लाश बनकर रह गई हैं। राजीव अभी उन दोनों को सोचकर यही सोच रहा था कि ये दोनों बच भी पाएंगी या नहीं, क्योंकि इनकी हालत को देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अब शायद दोबारा से अपने पैरों पर खड़ी भी नहीं हो पाएंगी, और पैरों की तो छोड़ो, मुझे तो ये लग रहा है ये जल्द ही अब परलोक सिधारने वाली हैं। यही सोचते हुए ही राजीव अब उस रूम से निकलकर सीधा ही अपनी लैब की तरफ जाने लगता है। कुछ देर की वॉक के बाद जब वो अपने लैब में पहुंच जाता है तो वो वहां पर अपनी कोई किताब ढूंढने लगता है। वहां इधर दूसरी तरफ स्वाति मल्होत्रा अब तक अपनी गुफा में वापस आ गई थी, और अब उसे देखते ही अब बूढ़े बाबा ने कहा, मैडम रोहित सर का कुछ पता चला क्या? और बूढ़े बाबा की ये बात सुनकर स्वाति ने ना में अपना सिर हिला दिया, और अब वो बूढ़े बाबा से कहती है, अब रोहित को ढूंढने का काम किंग का है, क्योंकि ये सब उन्हीं की वजह से ही तो हुआ है। ये ऐसा सारी सिचुएशन उन्होंने ही तो क्रिएट की है। अब वो ही रोहित को ढूंढेंगे, हमें बस अब अपने काम पर फोकस करना चाहिए। चलिए अब हमें बहुत सारा काम करना है, और जो किंग का काम है वो किंग को ही करने देते हैं, क्योंकि हमने अपनी तरफ से रोहित को ढूंढने की कोशिश कर ली है, और अगर हम इसी तरह रोहित को ढूंढते रहे तो फिर हम अपने काम पर फोकस नहीं कर पाएंगे। ये कहते हुए ही स्वाति मल्होत्रा अब अपनी लैब के अंदर आ जाती है, और फिर वो अपने सिस्टम पर बैठकर कुछ सोचती है, और वो यही सोचती है कि इतना काम इतना ज्यादा है और वक्त बिल्कुल ही कम है। वो इतने कम समय में इतना ज्यादा काम कैसे कर पाएगी, क्योंकि उसे ज्यादा से ज्यादा रोबोट सूट बनाना था। क्या वो इतने कम समय में इतने सारे रोबोट सूट बना पाएगी या नहीं? कुछ देर तक सोचने के बाद अब स्वाति मल्होत्रा समझ गई थी कि अब उसे क्या करना है जिससे वो जल्द से जल्द बहुत सारे रोबोट सूट बना पाएगी। इसलिए अब वो बूढ़े बाबा के पास जाती है, और फिर अब बूढ़े बाबा से कहती है, अभी सारे काम छोड़ दो, हमें बस रोबोट सूट बनाना है। स्वाति मल्होत्रा की ये बात सुनकर अब बूढ़ा बाबा हैरानी से बस फटी हुई आंखों से उन्हीं को देख रहे थे कि यहाँ रोहित सर का कुछ अता पता नहीं है, और रोहित सर अनिका के लिए क्या मायने रखते हैं ये तो स्वाति मैम अच्छी तरह से ही जानती हैं। लेकिन मैम यहाँ पर रोहित को ढूंढने की बजाय मैम यहाँ पर अपने काम की ही बात कर रही हैं। लेकिन बूढ़े बाबा अपनी सोच को अपने दिमाग से निकालकर अब बूढ़े बाबा भी स्वाति मल्होत्रा की मदद के लिए लग जाते हैं, क्योंकि अभी वो अपनी मैडम का कहा नहीं टाल सकते थे। वहीं दूसरी तरफ अब तक बूढ़े किंग के पैलेस में किंग आज अपने रूम में इधर उधर चक्कर काट रहा था। किंग के चेहरे पर परेशानी साफ साफ देखी जा सकती थी। यहाँ पर किंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो अब क्या करे, क्योंकि उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो रोहित को ढूंढे तो ढूंढे कहाँ, और क्या ये सच है या नहीं कि उसकी याददाश्त चली गई है। आखिर किस तरह से वो सच का पता लगाए। वो भी यही ही सोच रहे थे कि शायद उसे कोई ना कोई तो ऐसा रास्ता मिलेगा जिससे वो सच तक पहुंच पाएंगे, कि तभी उनके विंडो के पास अब एक पंछी आया, और अब वो किंग को ही देख रहा था। उसे देखकर अब किंग भी समझ जाता है कि शायद इसके पास कोई इन्फॉर्मेशन होगी, इसलिए उस पंछी को देखकर अब किंग जल्दी से उसके पास जाते हैं और कहते हैं, कहो क्या खबर है, क्या रोहित मिला कहीं पर? किंग के इस सवाल पर अब उस पंछी ने कहा कि थोड़ी देर पहले उनको दिल्ली एयरपोर्ट पर उनकी फैमिली के साथ देखा है मैंने, वो शायद यहाँ से जा चुके हैं। ये सुनते ही तो अब किंग कहते हैं, ये क्या कह रहे हो तुम? चलो ठीक है, तुम अपने साथियों से कहो कि मारवा हाउस पर अपनी पूरी ही नजर बना कर रखें। मारवा हाउस में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, मुझे उसकी पूरी डिटेल चाहिए। और हाँ, तुम स्वाति मल्होत्रा के पैलेस पर भी अपनी नजर बना कर रखो। पता नहीं क्यों मुझे कुछ गड़बड़ नजर आ रही है। मुझे लग रहा है कि शायद कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ हो रही है। किंग की ये बात सुनकर अब वो पंछी फिर से आसमान में उड़ने लगता है। यहाँ किंग अभी अपनी ही किसी गहरी सोच में थे। आज किंग पहली बार इतने परेशान लग रहे थे, क्योंकि आज से पहले किंग ने हमेशा से ही लोगों को इंस्ट्रक्शन दिए थे, और किंग ने ऐसी कोई भी चिंता कभी भी अपने चेहरे पर नहीं आने दी थी। लेकिन आज किंग के चेहरे पर परेशानी साफ साफ नजर आ रही थी। वहीं दूसरी तरफ स्वाति मल्होत्रा की गुफा में टेरेस पर चिराग और अब्दुल दोनों ही मौजूद थे। स्वाति की गुफा के ऊपर वो दोनों खड़े होकर अब टेरेस पर चिराग और अब्दुल दोनों ही मिलकर सावित्री के फोन को
तोड़ने में लगे हुए थे। ये करते हुए अब चिराग अब्दुल से कहता है, यार मुझे समझ में ही नहीं आता है कि उनको अब सावित्री के फोन से क्या प्रॉब्लम है। उन्होंने हमें उसका फोन तोड़ने के लिए क्यों कहा है और कितना ट्रिकी था उनके पास से उनके फोन को लेना और फिर यहाँ लाकर तोड़ना। ये सुनते ही अब अब्दुल कहता है कि भाई पता नहीं होगा, कुछ होगा जरूर, खैर छोड़ो, अपना काम तो हो गया ना, क्योंकि हमारा काम बस अभी इस फोन को तोड़ना था और जो हमने अच्छी तरह से तोड़ दिया। चलो अब मैं इस टेरेस का दरवाजा बंद कर देता हूँ और हाँ इसमें पासवर्ड भी लगा देता हूँ जिससे कोई भी टेरेस पर ना जा पाए। अपना काम पूरा करने के बाद अब वो दोनों अब नीचे वहां पर बने हुए एक रूम में आ जाते हैं। देखते ही देखते वक्त पंख लगाकर उड़ गया और आज वो ही दिन था जिसके लिए सभी ने ना जाने कितने ही दिनों से लगे हुए थे। आज वो सुबह आ गई थी इस फाउंडेशन डे की। अभी इधर फाउंडेशन डे में पेरिस के इस मैनेजमेंट कॉलेज में आज वही फाउंडेशन डे का दिन था, क्योंकि देखते ही देखते इतने दिन गुजर गए। आज फाइनली वो दिन आ गया था जिसके लिए एक तरफ जहां पर अनिका तैयारी कर रही थी, एक तरफ स्वाति मल्होत्रा और रोहित मारवा तैयारी कर रहे थे, तो एक तरफ उनके दुश्मन तैयारी कर रहे थे। जहां एक तरफ उस कॉलेज में चहल पहल थी, पूरे ही कॉलेज को डेकोरेट किया गया था। पूरे इवेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर पेरिस के सबसे बेस्ट इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को दिया गया था और वो भी अपने काम में भली भांति लगे हुए थे। एंट्रेंस से लेकर स्टेज तक पूरे ही कॉलेज को और सारे ही डिपार्टमेंट्स को अच्छी तरह से सजाया जा रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ स्वाति मल्होत्रा के पैलेस में अनिका अपने रूम में यहाँ पैलेस में अनिका अपने रूम में कुछ सोच रही थी कि तभी उसके कानों में उसके रूम में रखे हुए स्टैचू की आवाज आई, जो अभी कह रही थी, वी हैव रिसीव्ड सम पार्सल इन द नेम ऑफ यू, प्लीज गो एंड टेक योर पार्सल। स्टैचू की ये बात सुनकर अब अनिका हैरान जरूर थी कि उसने तो कोई भी पार्सल किसी से भी नहीं मंगवाया है, इवन उसने तो कोई सामान भी अपनी माँ से नहीं मंगाया है, तो अब उसके लिए ऐसा कौन सा पार्सल और वो भी उसी के नाम से। लेकिन आखिर अब वो यही सोच रही थी कि आखिर उसके लिए कौन पार्सल भेज सकता है और आखिर उनमें क्या होगा। यही सोचते हुए ही अब अनिका अपने रूम से जल्दी से निकलकर अब वो जल्दी से ग्राउंड फ्लोर पर आ जाती है, इससे पहले कि वो दरवाजा खोलने के लिए पासवर्ड डालती कि उसने देखा कि पासवर्ड चेंज हो गया है। इससे पहले अब अनिका कुछ भी सोच पाती कि तभी उसके कानों में अब चिराग की आवाज आती है और अब वो अनिका से कहता है, मैडम आप कहाँ जा रही हैं? आपको तो पता है ना कि आप बिना आर्या मूर्ति के मास्क लगाए यहाँ से बाहर जा ही नहीं सकती हैं। चिराग की ये बात सुनकर अब अनिका कहती है, चिराग मेरा पार्सल आया है, मुझे वो लेना होगा। अनिका की ये बात सुनकर अब चिराग कहता है, मैडम पहले आप अपने फेस को कवर कर लीजिए प्लीज, क्योंकि आप ऐसे ही बाहर नहीं जा सकती हैं और हमें अपनी बॉस की बात को मानना ही होगा। चिराग की इस बात पर अनिका ने जो गले में स्कार्फ डाला हुआ था उसे ही अब वो अपने फेस को कवर कर लेती है और उसके बाद अब वो चिराग से कहती है, अब जल्दी से इसमें पासवर्ड डालो। अनिका की ये बात सुनकर अब चिराग जल्दी से दरवाजा खोल देता है और फिर अब अनिका देखती है कि एक स्टैचू बड़े से कार्टून को लेकर खड़ी हुई थी। अनिका ने जल्दी से अब उस पार्सल को लिया और फिर वो उसे थैंक यू कह देती है। उसके बाद अब चिराग ने जल्दी से यहाँ पर पैलेस के दरवाजे को बंद कर दिया। चिराग अब अनिका से कहता है, मैडम क्या मैं आपकी हेल्प करूँ इसे आपके रूम तक लेकर जाने के लिए? चिराग की ये बात सुनकर अब अनिका कहती है, नो थैंक्स, मैं इसे मैनेज कर लूंगी। ये कहते हुए ही अब अनिका अपने रूम की तरफ जाने लगती है। कुछ देर के बाद जब वो अपने रूम में आती है तो अब वो जल्दी से उस बॉक्स को टेबल पर रखकर अब अपने रूम के दरवाजे को अच्छी तरह से बंद कर देती है। दरवाजे को बंद करने के बाद अब वो उस बॉक्स को अनपैक करने लगती है, तो वो देखती है कि इसमें तो बहुत सारे रोबोट सूट हैं। उन्हें देखकर अब अनिका के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और अब वो अपने मन में ही अपनी माँ स्वाति मल्होत्रा से कहती है, माँ आप सब कुछ कैसे जान जाती हैं? मेरे बिना बोले ही आप मेरे लिए हर वो चीज पहले ही अवेलेबल करवा देती हैं। मुझे कब की किस चीज की जरूरत पड़ेगी ये आप पहले से ही जानती हैं। अब अनिका एक एक करके उन सारे ही सूट्स को गिनने लगती हैं, तो वो कुछ 20 से 25 रोबोट सूट थे। उस बॉक्स को एक बार फिर से
पैक करने के बाद अब अनिका शावर लेने के लिए बाथरूम में चली जाती है, क्योंकि अनिका ने उनको अच्छे से पैक कर दिया था ताकि अगर पीछे से कोई भी कमरे में आए तो उन्हें देख ना पाए। कुछ देर के बाद जब वो शावर लेकर आ जाती है तो कुछ देर के बाद अब वो जल्दी से रेडी हो गई थी, तो अब वो खुद को मिरर में देखती है और फिर उसने आज एक रेड वेलवेट गाउन कैरी किया हुआ था, क्योंकि आज वो पूरी तरह से फाउंडेशन डे के लिए तैयार थी। आज वो रियल में जूलियट लग रही थी। खुद को तैयार करने के बाद आज अनिका की आंखें रोहित को ही ढूंढ रही थी, क्योंकि जब भी अनिका ऐसे तैयार होती थी तो हमेशा से ही रोहित उस कमरे में मौजूद होता था और रोहित अनिका को कोई न कोई कॉम्प्लीमेंट देता था और पीछे से हक कर लेता था। लेकिन आज वो जानती थी कि यहाँ उसके मिस्टर मारवा नहीं है उसे कोई भी कॉम्प्लीमेंट या किस देने के लिए, और उसने कितनी ही बार पूछने की कोशिश भी की थी चिराग और अब्दुल से, लेकिन दोनों ने उन्हें कुछ भी नहीं बताया था। इस बार पूरी तरह से रेडी होने के बाद अब वो खुद को देखती है और फिर वो अपना फोन जल्दी से उठाती है और उसके बाद वो जॉन को एक मैसेज टाइप करते हुए कहती है, जिसमें उसने लिखा हुआ था कि जल्दी से रूम में आ जाओ। जॉन को मैसेज सेंड करने के बाद अब वो जॉन का वेट वहीं पर अपने कमरे में ही करने लगती है। कुछ देर के बाद जब जॉन वहां पर आता है तो वो अनिका से कहता है कि मैडम आपने मुझे बुलाया। जॉन की इस बात को सुनकर अब अनिका कहती है, जॉन उस बॉक्स में कुछ स्पेशल है तो तुम इसे अपार्टमेंट्स के फ्लैट में रखवा देना, और हाँ इसे दो पार्ट में डिवाइड कर देना। कुछ सूट्स रोहित के फ्लैट में रहेंगे तो कुछ मेरे यानी कि आर्या मूर्ति के फ्लैट में होंगे, जो कि इस कॉलेज के कैंपस में बने हुए थे। अनिका की ये बात सुनकर अब जॉन कहता है, ओके मैडम आपका काम हो जाएगा। अपनी बात को कहने के बाद जॉन अब उस बॉक्स को उठाकर बाथरूम की तरफ जाने लगता है, तो वहीं अनिका भी अभी जॉन के पीछे पीछे ही जाने लगती है। कुछ ही देर में अनिका और जॉन दोनों ही बेसमेंट में आ जाते हैं। जॉन अब उस बॉक्स को गाड़ी में रखने के लिए चला जाता है, तो वहीं अनिका अब दूसरी साइड लैब में चली जाती है। वहां जाने के बाद अब अनिका देखती है कि उसने जो काम जॉन और एनी को दिया हुआ था वो अब तक पूरा हो गया है। अनिका अब एनी से कहती है कि मुझे आर्या मूर्ति का फेस मास्क देना और वो वॉइस चेंजर डिवाइस भी। अनिका की ये बात सुनकर अब एनी भी जल्दी से उसे उसका आर्या मूर्ति का फेस मास्क और उसका वॉइस चेंजर डिवाइस दोनों ही दे देती है। ये दोनों ही चीजें लेने के बाद अब अनिका जल्दी से उस मास्क को पहनकर और उस वॉइस चेंजर डिवाइस को फिक्स कर लेती है, और कुछ देर के बाद अब अनिका एनी से कहती है कि तुम सब के साथ टाइम पर वहां पर आ जाना, और हाँ सब कुछ क्लियर है जो भी मैंने तुम्हें बताया था या नहीं। अनिका की ये बात सुनकर अब एनी कहती है, यस मैडम ऑल क्लियर। अनिका अब अपने लैब को चारों तरफ देखकर कहती है कि इन सभी को इंस्ट्रक्शन दे देना कि इन्हें कब आना है और कब नहीं। एनी को सारे इंस्ट्रक्शन को देने के बाद अब अनिका अब लैब से निकल कर आ जाती है, और अब वो देखती है कि उसके आर्या मूर्ति वाले नंबर पर ना जाने कितनी ही बार केल्विन फोन कर चुका था, क्योंकि केल्विन भी यहाँ पर बेचैन हो रहा था, क्योंकि अब तक आर्या मूर्ति कॉलेज में नहीं गई थी और केल्विन और आर्या मूर्ति दोनों को ही एक परफॉर्मेंस करना था। इसलिए वो अनिका को बहुत सारे कॉल कर चुका था और अभी भी वो कर ही रहा था। फोन उठाने के बाद अब अनिका ने केल्विन से कहा कि डोंट वरी केल्विन, आई एम ऑन माई वे, बस 1 घंटे में पहुंच रही हूँ। ये कहते हुए ही अब अनिका अपने फोन को डिस्कनेक्ट कर देती है और फिर वो अपनी गाड़ी में बैठकर उसे खुद ही ड्राइव करने लगती है। और फिर वो अपनी गाड़ी को जल्दी से पेरिस की सड़कों पर बड़ी ही तेजी से दौड़ाती रही है, और कुछ ही समय के बाद अब वो कॉलेज की तरफ उसे ले लेती है। वहीं दूसरी तरफ अपने पैलेस में अपने रूम में एक फाइल को ध्यान से पढ़ रहा रोहित मारवा यही कहता है कि इसका ये मतलब है कि आकाश और आलिशा के पिता कोई और नहीं बल्कि राजीव गुलेरिया ही हैं। अंजलि मामी के एक्स अपने दिमाग में कुछ सोचते हुए रोहित अपने आप से ही कहता है कि समझ नहीं आता है कि इतनी जरूरत क्या पड़ गई थी इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने की, क्योंकि उनके पास अपनी खुद की एक फैमिली चलाने के लिए कितना अच्छा मौका था। अब रोहित को साफ साफ पता चल गया था कि राजीव गुलेरिया कोई और नहीं बल्कि वो अंजलि मल्होत्रा के एक्स बॉयफ्रेंड थे, और उन्हें ये भी पता चल जाता है कि आकाश और कविन आलिशा ये दोनों ही उनके बच्चे हैं। वो अपने मन में यही सोचते हैं कि ऐसी कौन सी मजबूरी हो सकती है जिसके सामने उसने अपनी कितनी सी फैमिली को चूज ना करके उसने इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया।
यहाँ एक तरफ रोहित राजीव गुलेरिया की उस फाइल को ही पढ़ रहा था जिसे उसने चिराग को इस काम को सौंपा हुआ था। चिराग ने भी तय समय के अंदर उस सारे ही डाटा को कलेक्ट करके अब तक रोहित के सामने पेश कर दिया था और रोहित उसी फाइल को पढ़ रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ राजमहल में कवि नालिशा अभी पूरी तरह से रेडी हो रही थी और इधर दूसरी तरफ बड़ी रानी का भाई वहां पर कवि नालिशा के ही नीचे आने का वेट कर रहा था। यहाँ बड़ी रानी के भाई के दिमाग में कुछ और ही अलग चल रहा था कि आखिर अब वो आलिशा को कैसे रोके। बस एक बार ये यहाँ पर रुक जाए, उसके बाद तो राजीव गुलेरिया सब कुछ संभाल ही लेगा, क्योंकि वो इसे यहाँ पर रोकना चाहते थे। कवि नालिशा भी अब रेडी होकर और नीचे ग्राउंड फ्लोर पर आ रही थी कि तभी उन्हें बड़ी रानी के भाई की आवाज सुनाई देती है। अब बड़ी रानी का भाई उन्हें पीछे से कहता है, क्या तुम कॉलेज के लिए निकल रही हो? ये सुनते ही अब आलिशा एकदम से ही वहीं पे रुक जाती है और जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो ये आवाज महेंद्र की थी, इसलिए वो महेंद्र को देखते हुए मुस्कुराती है और हाँ में अपना सिर हिला देती है। और अब वो कहती है कि मैं कॉलेज के लिए निकल रही हूँ। अब उसकी ये बात सुनकर अब महेंद्र कहता है कि मुझे तुमसे कुछ काम है, मुझे बस तुम्हारा थोड़ा सा वक्त मिलेगा क्या? अब ये सुनते ही अब कवि नालिशा ने कहा, जी कहिए, आपको मुझसे क्या काम है? बड़ी रानी का भाई यहाँ पर बस राजीव गुलेरिया के दिए हुए इंस्ट्रक्शन को ही फॉलो कर रहा था, क्योंकि उसने तो यहाँ पर कवि नालिशा को मारने का पूरा प्लान बनाया हुआ था। लेकिन वो प्लान क्या था, वो अब उसे एग्जीक्यूट अब महेंद्र कर रहा था। आखिर वो कवि नालिशा को यहाँ पर रोकना क्यों चाहता था?